चलो देखो, लास्ट यूनिट हमने लिटरेरी थ्योरी को कंप्लीट किया। कौन? अभी एक बार आप सेटल हो जाओ फटाफट, थोड़ा सा इसको समझेंगे। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर बाकी की चीजें हमें इजी हो जाएगी। इसका एक बार जो हमको इस सिनेरियो समझ में आ जाएगा, हो गया? ठीक है, नाउ अटेंशन प्लीज, लुक एट ऑन द बोर्ड। ठीक है, देखिए लिटरेरी थ्योरी के बाद टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन कल्चरल स्टडीज। ओके, इट वॉज बिगिन इन 1950s। ऐसा कहा जाता है कि 1950s में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, और 1960s में ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो जाती है। तो कल्चरल स्टडीज का जो पूरा एरिया है दैट वाज बिगिन इन 1950s एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1960s। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। कहां? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, देन यूएसए, देन ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कहां? यूएसए, और उसके बाद कहां होती है? ऑस्ट्रेलिया में। कल्चरल स्टडीज जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड का स्टडी है। एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इट मींस इसमें हम कल्चरल को पॉलिटिक्स के आधार पर देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं? तो इसमें देखो, एक तो आपका टेलीविजन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, कल्चर तो आएगा ही आएगा, कल्चरल स्टडीज है तो सोसाइटी तो आएगी आएगी। इसके अलावा इसमें देखो मार्क्सिज्म की बात भी हो जाएगी, इसमें फेमिनिज्म की बात भी हो जाएगी, इसमें हिस्टोरिसिज्म की बात भी हो जाएगी, क्योंकि हम कल्चरल टेक्स्ट को पॉलिटिक्स के आधार पर हिस्टोरिक कल जो इवेंट है उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। सो इट कंबाइंस मेनी फील्ड ऑफ लिटरेचर। अभी हम डिटेलिंग में उसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कल्चरल स्टडीज कैसा फील्ड है? तो ये इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब कोई एक डिसिप्लिन नहीं है, इसमें कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी फील्ड्स या मेनी कॉन्सेप्ट्स। कल्चरल स्टडीज बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में है। जैसे देखो, हम सिंपल एक डेफिनेशन कहते हैं कि इट इज ए स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। इसका एक पॉइंटर हम लगा सकते हैं, इट इज a study of particular way of life। ये भी कह सकते हैं हम। शुरुआत कब होती है? 1950s में। भेज दिया क्या? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं। जैसे एक तो पॉलिटिक्स हो गया मेन रूप से, एक आपका हो गया पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, इथेनोग्राफी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया और टेलीविजन थियरीज जो हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन कल्चरल स्टडीज। इसकी एक डेफिनेशन भी बड़ी फेमस है, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एग्जामाइन द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ कंटेम्पररी कल्चरल पॉपुलर कल्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल फाउंडेशन। अब इसकी एक हिस्ट्री समझो। इसमें एक राइटर है हॉगार्ट करके, जिनका नाम है रिचर्ड हॉगार्ट। रिचर्ड हॉगार्ट को कल्चरल स्टडीज का मेन फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा आपने, CCC सुना है? उसका नाम है द सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चर, और इसका कंप्लीट हो गया द सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज। और ये होता है
यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंगम में, इसीलिए इसको बिर्मिंगम ग्रुप भी कहा जाता है। और ये बात है 1964 की। तो कल्चरल स्टडीज का डेवलपमेंट जो होता है वो एक्चुअली किसी ही इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। इसमें फिर एक आता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, उसका भी बड़ा नाम है। इसमें बहुत सारे मतलब लिंग्विस्ट हैं, बहुत सारे साइको एनालिस्ट हैं, उन्होंने कल्चरल स्टडीज को बढ़ावा दिया। जिसमें देखो मेन नाम है मार्क्स हॉकहेमर का, थियोडर का, हर्बर्ट मर्क्यूज का, लियो लॉन फेडरिक पोलॉक का। इसके अलावा जो फाउंडर हैं रिचर्ड होगार्ट, इनके एक असिस्टेंट थे स्टॉट हॉल करके, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, वो हमको इसके इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना। एक तो ये नोट डाउन करो आप, फिर हम पॉइंट वाइज एक चीजों को लिखते चलते, फिर हम उस पे चलेंगे हमारे नोट्स पे। एक बार लिखो आप, चलो लिखो फटाफट लिखो, फिर डेफिनेशन से शुरू करते हैं। 2-3-4 डेफिनेशन है इसकी, 2 तो मेन है। लिख लिया सबने? लिख लिया दिव्या? डेफिनेशन डालो अब इसकी। लिखते चलो, लिखो। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इट इज एन, ये शब्द जरूर ध्यान रखना है ना, इंटर, हाँ ये मेन है। इतना एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा ना वो यही है, इसमें मेन है। इसमें आपको 2 चीजों की बात होगी, एक तो होगा मास कल्चर और एक होगा पॉपुलर कल्चर। ये 2 बड़ी टर्म है। एक है सब कल्चर, समझते हो आप? मास कल्चर क्या होता है, पॉपुलर कल्चर क्या होता है, सब कल्चर क्या होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो एक बार, देखो डिसिप्लिन इसमें चलेंगे। देखो मास कल्चर तो क्या है कि जब जैसे एज ए बिजनेसमैन मैं क्या करूंगा, सोसाइटी में कोई फैशन सर्च करूंगा। अब मैंने कोई प्रोडक्ट बना, मैं सपोज करो मैंने शर्ट बनाई, मुझे इसको बेचना है, तो मैं इसको डिजाइन करने से पहले पूरी क्या करूंगा, पूरी कल्चर को क्या करूंगा, सर्च करूंगा और उसी के आधार पर डिजाइन करूं ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो मास कल्चर उस कल्चर को कहा जाता है, ओवरऑल पूरा ग्रुप होता है, यूनिवर्सलाइज होता है। लेकिन एज ए बिजनेसमैन मुझे प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज जिसमें होती है वो कहलाती है मास कल्चर। नेगेटिव कैनोटेशन है ये कि व्यक्ति कल्चर के उस पॉइंट को ढूंढता है ताकि वो क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। पॉपुलर कल्चर क्या होती है, हमारी सोसाइटी में कोई एक चीज है, एक कोई वर्ड फेमस हो गया पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो वो जैसे आप क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आप क्या करते हो, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हो, उन्हें एक निश्चित रूप समझेगा। जैसे आपने क्या किया, जैसे बहुत सारे लोग कोई किसी चीज को छोटा करके बोल देते हैं, 4-5 वर्ड है उनके एक्रोनिम बना के बोल देते हैं, तो वो पॉपुलर कल्चर हुआ। एक होता है सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है, कल्चर के अंदर भी एक कल्चर, मतलब लोग बाग क्या करते हैं कि एक छोटा ग्रुप होता है वो अपना क्या बना लेता है, उसकी बोलचाल भी अलग होगी, उसका लैंग्वेज भी अलग होगा, उसके जो ट्रेडिशन होंगे, उसके कस्टम्स होंगे वो भी अलग होंगे। तो इसमें 3 कल्चर है, मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर और एक सब कल्चर। डिस्कस करेंगे उसके बारे में, तो वो सारे फील्ड इसमें आएंगे। तो लिखो इट इज एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा दैट examines the political dynamics of contemporary कल्चर या पॉपुलर कल्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल फाउंडेशन।
So overall you can understand that it is the political analysis of contemporary और popular culture. आप कल्चर को किस पर्सपेक्टिव के आधार पर देखते हो? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर, एंड यू कनेक्ट इट टू द हिस्टोरिकल फाउंडेशन। इसका जो बेसिस है, इसका फॉर्मेशन, इसका जो इमरजेंस है वो कहां से हुआ है। तो उन चीजों का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? आपका कल्चरल स्टडी कहलाता है, जिसमें आप कल्चर को किसके आधार पर देखते हो? पॉलिटिकल आधार पर। पॉलिटिकल का मतलब राजनीति से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना। पॉलिटिकल हमारे घर में भी होता है। पॉलिटिकल इज ए वे ऑफ द लिविंग लाइफ, एक प्रकार है जीवन जीने का। अगर आपके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है ना, तो आप अपने जीवन को जी नहीं सकते। पॉलिटिकल इज प्रेजेंट एवरीवेयर अमंग आवर लाइव्स, सब जगह है पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स से कोई सिंगल फील्ड कनेक्टेड नहीं है, सारे फील्ड कनेक्टेड है पॉलिटिक्स। यहां भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब वे ऑफ लाइफ होता है। ऐसा नहीं है कि आप कि ठीक है किसी की बुराई करना, किसी की भलाई करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स तो जीवन का हर हिस्सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड होते हैं तो ये भी लिखो। लिखो इट कंबाइंस पॉलिटिक्स, दूसरा लिखो पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशलॉजी, सोशलॉजी, और उसके बाद लिखो हिस्ट्री। क्या लिखो? हिस्ट्री, और एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी? बताया ना मैंने, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप का मतलब किससे होता है? ह्यूमन से। इसीलिए जो ह्यूमन से हेट करे वो क्या कहलाते हैं? मिस एंथ्रोप। और जो ह्यूमन लवर होता है उसको कहते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट एंथ्रोपिस्ट में भी आया हुआ। इसके अलावा एक और होता है इथेनोग्राफी या इथोनो, हाँ इथेनोग्राफी। ये क्या होता है? मानव जाति का विज्ञान है ना। और इसके अलावा है कम्युनिकेशन, मेगा कोई पेज पे लिख लेती ज्यादा बढ़िया रहता, फोटो से कब तक लिखी। ठीक है, मीडिया एंड टेलीविजन थियरीज। आज बहुत कुछ लिखेंगे इसलिए मैं कह रहा हूं, लिखने को बहुत कुछ है हमारे पास आज। नोट्स को तो शायद ही आज हम शुरू कर पाए। हाँ फिर चलो वो अब ऐसे कर लेना, फोटो खींचते रहो या फिर एप्लीकेशन से लिख लेना। एप्लीकेशन पे तो बाद में डालेंगे ना, फोटो खींच लेना। हाँ फटाफट फटाफट खींचते तो लास्ट में खींच लेना, ठीक है। लिखने वाले साथ लिखते रहो। चलो देखो देखो, कल्चरल स्टडीज की सबसे पहले चर्चा, यानी जिनके वर्क में कल्चर शब्द का यूज किया गया, वो थे मैथ्यू आर्नोल्ड। अच्छा उससे पहले एक डेफिनेशन और लिख लो। टॉरी एक राइटर है, देखो उनका नाम लिखो आप, टॉबी मिलर। क्या नाम है? टॉबी मिलर। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है इसके बारे में, है ना। वो कहते हैं कि टेंडेंसी अक्रॉस डिसिप्लिन। क्या कहा है इसके बारे में? टेंडेंसी अक्रॉस discipline, rather a discipline itself, rather a discipline itself। यानी ये जो कल्चरल स्टडीज है ये अपने आप में क्या है? एक डिसिप्लिन है। और कैसा? इंटर डिसिप्लिनरी, जो कितनी चीजों को, ये तो मैंने कुछ के नाम लिखे। आई हैव रिटन
अ फ्यू नेम्स विच इट इंक्लूड्स, ऐसे बहुत सारे और भी इसमें, जैसे मैंने मार्क्सिज्म का नाम नहीं लिखा, फेमिनिज्म का नाम नहीं लिखा मैंने, इसमें रीडर रिस्पॉन्स की बात भी हो जाएगी, इसमें आपके जो मिथ्स की बात भी हो जाएगी, इसमें आपके जो हमने पढ़ा एलजीबीटी, जो आपकी क्वेयर थ्योरी थी, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये तो ओवरऑल मैंने कहा ना, जहां पर कल्चर की बात होगी तो वो तो क्रिटिसिज्म में भी है, वो तो थ्योरी में भी है, और वो तो कहां पे भी है, ऑलरेडी कल्चरल स्टडीज तो हम पढ़ ही रहे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसकी चर्चा जहां पे होती है वो देखो, मैथ्यू आर्नोल्ड, नाम लिखो, मैथ्यू आर्नोल्ड। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बड़ा नाम है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका बड़ा नाम है। इनके दो वर्क आए। पहला वर्क देखो जिसमें कल्चर शब्द का यूज किया गया, पहले वर्क का नाम है, ये नाम ध्यान रखना है ना, पहले वर्क का नाम है कल्चर, आया है ना नाम, एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। और ये आया है, अच्छा ये आया है 1860 में। कब आया है? 1860 में। और ये दो चीजों की बात करता है, देखो किस किस की। एक तो बात करता है द पावर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, द पावर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, और इसी में ये दूसरी बात करता है इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी की, इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी। और एक वर्क और इनका बड़ा फेमस है कल्चर को लेकर ही, अभी आपने क्रिटिसिज्म में नहीं पढ़ा, नहीं तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो वर्क नंबर 1 हो गया, और वर्क नंबर 2 में यहां लिख रहा हूं, दैट इज कल्चर एंड अनार्की। इसके बारे में सुना होगा क्रिटिसिज्म में, हाँ, बड़ा फेमस वर्क है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है इसके बारे में। और ये आया है 1868 में। तो दोनों में कल्चर शब्द का पहली बार प्रयोग जो हुआ, जिनसे रिचर्ड हॉगर्ट काफी ज्यादा इंफ्लुएंस रहे, वैसे तो वो एफ.आर. लेविस से ज्यादा इंफ्लुएंस है। लेविसिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो किससे रिलेटेड है? एफ.आर. लेविस से। आगे पढ़ेंगे, खूब सारा डिटेलिंग में दिया हुआ। अभी आप सिंपल समझो कि कल्चर के बारे में सबसे पहले जहां देखा गया वो लेट 1860s में, यानी 1860s में तो यह आया, और फिर कब आया? 1868 में ये वर्क आया है। तो दोनों वर्क में ओवरऑल किसकी बात होती है? कल्चर की बात होती है। तो पहली बार कल्चर शब्द का यूज जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया, यहां से कल्चर शब्द देखने को मिलता है। दो वर्क है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1860 एंड कल्चर एंड अनार्की दैट वाज पब्लिश्ड इन 1868। नेम डेट भी याद होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, हो गया। चलो इसके बाद देखिएगा, रिचर्ड हॉगर्ट का एक वर्क आता है यूज ऑफ लिटरेसी, और रेमंड विलियम्स का वर्क आता है कल्चर एंड सोसाइटी 1958, जो पूरे कल्चरल स्टडीज का फाउंडेशन है। तो पहला वर्क लिखो, इसमें नाम लिखो रिचर्ड हॉगार्ट। ठीक है, इनका वर्क है यूज ऑफ लिटरेसी, यूज ऑफ लिटरेसी, जिसने इसके एरिया को एक्सपेंड किया। यूज ऑफ लिटरेसी, और पब्लिश होता है 1957 में। और इसके एक साल बाद, जस्ट बाद में आता है किसका? रेमंड विलियम्स। अच्छा, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे भी। रेमंड विलियम्स, और इनका वर्क जो है वो है, देखिएगा, कल्चर एंड सोसाइटी।
और इसके जस्ट कितने साल बाद, 1 साल बाद, तो फिर कितने में आ गया, 1958 में। लिखो दोनों। अब देखो, जो रिचर्ड होगार्ट हैं, इन्होंने और स्टुअर्ट हॉल और भी कई सारे लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जिसको जाना जाता है क्या, CCCS। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द सेंटर, है ना, फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज। और पता है ये कब किया, 1964 में। और किया कहां है इन्होंने, एट यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंगम में, है ना, एट यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंगम। इसीलिए इसको क्या भी कहा जाता है, इसको जाना जाता है बिर्मिंगम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज। ऑल्सो नोन एज बिर्मिंगम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज। करो देखो नोट डाउन। इसके पहले फाउंडर कौन है, रिचर्ड होगार्ट। अभी लिखवा दूंगा मैं। देखो, इन दोनों के जो वर्क है ना, ब्रिटेन में पहली बार कल्चरल स्टडी की शुरुआत इसी से मानी जाती है। किसके वर्क से, यूज ऑफ लिटरेसी, मतलब इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को आगे एक्सपेंड करने का काम किया। दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज इन ब्रिटेन। एक तो ये दोनों वर्क तो भूलने ही नहीं है, यूज ऑफ लिटरेसी और कल्चर एंड सोसाइटी 1958। एक आपको ये भी नाम ध्यान रखना है कि ये CCCS क्या है। तो CCCS क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, और ये ही कल्चरल स्टडीज का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और पहला इंस्टीट्यूट है जो कल्चरल स्टडीज के लिए क्या किया गया, फाउंड किया गया। इसके फर्स्ट फाउंडर कौन है, फर्स्ट फाउंडर है इसके रिचर्ड होगार्ट। अब सेकंड का पूछेगा नहीं, पूछे तो स्टुअर्ट हॉल है। अगर पूछ भी ले तो फिर इनके असिस्टेंट थे कौन, स्टुअर्ट हॉल इनके असिस्टेंट थे, किसके, रिचर्ड होगार्ट के। तो उसके बाद में किसको बना दिया गया, रिचर्ड होगार्ट को सेकंड फाउंडर बनाया गया, लेकिन फर्स्ट ही मेन होता है। तो आप यही नाम ध्यान रखना, रिचर्ड होगार्ट। अब इसमें एक वर्क और आता है जो रिसेंट है, और उसके बारे में देखो आप, वो लिखो है ग्रेम टर्नर का। देखो एक बार, हाँ हाँ, मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं, ग्रेम टर्नर, GRAEME, GRAEME, लिखना एक बार, GRAEME। GRAEME। और इन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है
देखिए नाम है इसका ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, और सबटाइटल भी लिख लो, एन इंट्रोडक्शन। और ये रिसेंट का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2000 कब का है, 3 का है। तो ये भी मतलब कल्चरल स्टडीज में एक अपना मेन स्थान रखता है। अब लिखो इसमें आप एक फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं, फिर एक बार वापस रिपीट करेंगे इसको, है ना। कौन सा है, फ्रैंकफर्ट स्कूल। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1923 में। 1923 में किसके द्वारा किया गया, बाय और कार्ल ग्रूनबर्ग, नहीं, हाँ, के है, के नहीं होगा, सी है, ना ना, के है, एक मिनट रुको, काल युग में भी सी से लिखते हैं। एक बार 1 मिनट रुक जाओ, लिख लेना भी, है ना, सही लिखा है, CARLGRUNBERG, नहीं सही है, ठीक है ना। तो इन्होंने इसको क्या किया, एस्टेब्लिश किया। अब ये ग्रुप है एक, स्कूल का मतलब यह किससे है, हाँ, ये क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप में क्या होंगे, फिलोसफर होंगे, लिंग्विस्ट होंगे। अब इसमें मेन मेन नाम किसका आता है, देखो इसमें मेन मेन जो फिलोसफर है उनके नाम देख लो आप। जैसे इसमें एक नाम तो लिखो आप, जो बड़ा नाम है वो है थियोडर एडर्नो, थियोडर एडर्नो, एडोर्नो, है ना। और एक नाम आता है मार्क्स हॉकहिमर, मार्क्स हॉकहिमर, ठीक है। तीसरा नाम है इसमें हर्बर्ट मार्क्यूज, होने को तो बहुत है लेकिन मैंने कुछ मेन मेन लिखे हुए हैं ना। और लियो लोवेंथल, और एक नाम और लिख लो, फ्रेडरिक पॉलक, पॉलॉक, चलो ये नाम लिख लो। ये सब इसके ग्रुप के फिलोसफर, लिंग्विस्ट, इट मींस दे आर इन दिस ग्रुप देर आर मेनी राइटर्स, फिलोसफर, साइको एनालाइस्ट, लिंग्विस्ट, उनमें से कुछ एक मेन के जो इंक्लूड करते हैं। इस ग्रुप के बहुत सारे लोग हमको कल्चरल स्टडीज में देखने को मिल जाएंगे। देखो एक वर्क और लिखिए इसमें आप, जिसको स्टॉर्ट हॉल और पेडी वेनल ने मिलकर लिखा है। ये भी कल्चरल स्टडीज का फाउंडेशन का मेन वर्क है, स्टॉर्ट हॉल एंड पेडी वेनल, पेडी वेनल, इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम है द पॉपुलर आर्ट्स, है ना। और इस वर्क का पब्लिशिंग ईयर है 1964। अब एक कॉमन बात पता है क्या है, बताओ क्या है, इसी साल तो हुई ट्रिपल CS की एस्टेब्लिशमेंट, और
इसी ईयर में कौन सा वर्क लिखा गया? स्टुअर्ट हॉल और पैडी वेनल ने एक वर्क लिखा, द पॉपुलर आर्ट्स। तो ये कॉमन है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट हॉल भी असिस्टेंट थे किसके? रिचर्ड हॉगार्ट के। ये भी आगे चल के फाउंडर बने हैं इसके। तो अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एस्टेब्लिश किसने किया, किसको? ट्रिपल CS को। तो हु वाज? मिस्टर रिचर्ड हॉगार्ट। याद रखना है, फर्स्ट फाउंडर को ही क्या माना जाता है? एस्टेब्लिशर माना जाता है। तो ये भी बात आपको मेन रूप से ध्यान रखनी है। तो एक बार देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, फिर इसमें और कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो कल्चरल स्टडीज मेन रूप से पॉपुलर जो हुई वो 1960s में हुई है। बिगिनिंग वाज इन 1950s। डेट कुछ नहीं है, दैट वाज द पीरियड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओरिजिनेटेड या पॉपुलराइज्ड इन ब्रिटेन, देन यूएसए, देन ऑस्ट्रेलिया। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो बहुत सारी चीजों को क्या करता है? एक डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर कल्चर है, प्रॉपर सेगमेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं जो एक दूसरे से क्या हुए? जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है। इट इज ए स्टडी ऑफ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। क्या है कल्चरल स्टडीज? पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक रास्ता है और उसकी स्टडी जो है वो क्या है? आपका कल्चरल स्टडीज है। इट इज एन interdisciplinary field that examines the political dynamics of cultural contemporary cultural popular culture and its historical foundation। यानी आपका जो भी पॉपुलर या कंटेम्पररी कल्चर है उसको पॉलिटिक्स के आधार पर एग्जामाइन करता है एंड ट्राई टू कनेक्ट इट्स हिस्टोरिकल फाउंडेशन। देन इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं? तो इसमें पॉलिटिक्स आएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी आएगा, सोशोलॉजी आएगा, हिस्ट्री आएगा, एंथ्रोपोलॉजी आएगा, इथेनोग्राफी आएगा, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, टेलीविजन है, इसके अलावा मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, रीडर रेस्पॉन्स थियरी है, क्वीर थियरी है, क्रिटिसिज्म है। कई बात फॉर्मलिज्म वालों की बात भी हो जाएगी। फॉर्मलिज्म वाले फॉर्म की बात करते थे ना, तो अगर कई फॉर्म की बात होगी तो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर फर्डिनेंड। सिंपल किसकी बात करेंगे? फर्डिनेंड की। मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना होगा, जो कैपिटलिज्म पर आधारित है। कैपिटलिज्म होता है जो फाइनेंशियल आधार पर चीजों को एनालिसिस करे। मास कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? कैपिटलिस्ट ही तो है। अरे मार्क्सिज्म मतलब मास कम्युनिकेशन वाले में यही तो होगा कि आप क्या करते हो। देखो आपने कई बार सुना होगा बिजनेस क्या करते हैं कि मेरा यार क्राउड कहां ज्यादा है, मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं उस प्रोडक्ट को किस जगह बेचूंगा? जहां पर उससे रिलेटेड क्या है? क्राउड ज्यादा है, मैं वहीं बेचूंगा जाके। मुझे कोई स्पोर्ट्स का कोई मैंने कंपनी डाली और मुझे मेरा सामान बेचना है तो मैं क्या करूंगा? मैं बूढ़े लोगों के पास तो जाऊंगा नहीं बेचने, तो मैं उस जगह को सर्च करूंगा जहां पर मतलब जो क्राउड है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर मुझे कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज बेचनी है तो मैं कैसी कल्चर को ढूंढूंगा? जिस कल्चर में पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ये तो मास कल्चर है। तो कैपिटलिस्ट ऐसा ही तो करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन पहले सर्च करता है अपना प्रोडक्ट लाने से पहले और उसी क्षेत्र पर वो काम करता है। तो वो इसीलिए तो मार्क्सिज्म हमने पढ़ लिया, लिटरेरी थ्योरी नहीं पढ़ा, इसलिए अभी क्या तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो तो कुछ बातें तो यहां समझ में आ जाएंगी, कुछ बातें जब आप वापस पढ़ोगे लिटरेरी थ्योरी तो वापस समझ में आ जाएंगे। एक बार कुछ वीडियो देख भी लेना पुराने, तो उनसे अंदाजा लग भी जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं तो ऑलरेडी हम कहां पढ़ चुके हैं। जैसे हम कहें कि रोला बार्थीज है तो वो पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? उसको पढ़ चुके हैं। और भी जैसे फोको है, माइकल फोको, उसको भी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, उनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उनकी जिक्र अगर अब होता है तो हम बार बार उस चीज को रिपीट तो करेंगे नहीं, लेकिन वो है कि उसका रेफरेंस आपको जरूर बता देंगे, ये वहां ऐसा कहता है तो यहाँ इसको रिलेट कर दे, रेफरेंस बता देंगे। वैसे जब आप पढ़ोगे ना दोनों को तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जब तीनों को पढ़ोगे तो, अगर सिंगल पढ़ोगे तो गलत हो सकता है क्योंकि रेफरेंसेज एक दूसरे से कनेक्टेड है।
चलो एक बार एक देख लेते हैं। तो ये इनको इंक्लूड करता है। इसके बाद देखो, टॉबी मिलर ने भी एक डेफिनेशन दी कि टेंडेंसी अक्रॉस डिसिप्लिन रादर ए डिसिप्लिन इटसेल्फ। इसका जिक्र आएगा आगे और पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है, लिख लिया था ना ये? तो किसका रेफरेंस है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने 80s के जमाने में कल्चर की बात की अपने 2 वर्क के अंदर। जो ये वाला तो क्रिटिसिज्म में बड़ा पॉपुलर है, 1868 में आया, और ये कहां आया है? 1860s में। दैट इज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड इट इज कल्चर एंड अनार्की। ठीक है, 1868। इसमें ये पावर ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट की बात करता है और ये इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी, ये 2 चीज जो टर्म है उनकी बात करता है। इसके बाद ये 2 वर्क, दैट इज द बेसिस ऑफ कल्चरल स्टडीज इन ब्रिटेन, यही आधार है रिचर्ड हॉगार्ट का यूज ऑफ लिटरेसी, दैट वाज 1857, एंड रेमंड विलियम्स का। रेमंड विलियम्स ने एक टर्म कॉइन की है, बताओ, मैंने आपको बताई थी। विच टर्म इज कॉइंड बाय रेमंड विलियम्स? कल्चरल मेटेरियलिस्टिक। लिख लो, आप लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है लिख लो। हाँ हाँ, कल्चरल मेटेरियलिस्ट, कल्चरल मेटेरियलिस्ट, ये टर्म है, बड़ी फेमस टर्म है इनकी, जो हमने कहां देखी थी? थियरी में देखी थी, उसके बारे में लिखा भी हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन। हाँ, नहीं वो अलग से लास्ट में रह गया था ना, तब एक साथ देखा था। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारे देखे थे ना, तब देखा। हाँ देखो, ये एक इंस्टीट्यूट है। क्या है ये? एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज, नाम भी पूछ सकता है इसकी, क्या पूछ सकता है वो? फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है? 1964 में होता है। इसको क्या भी जाना जाता है? बिर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहां हुई है? यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंघम में। एंड फर्स्ट फाउंडर कौन है इसके? रिचर्ड हॉगार्ट है। और ग्रैम टर्नर ने भी कल्चर के बारे में मतलब इस स्टडीज को लेके बुक है, जिसका नाम ही क्या है? ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। ये बुक का रेफरेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी यूनिट का नाम ही ये है, कल्चरल स्टडीज ही तो पढ़ रहे, तो इस नाम से बुक भी है। किसकी है? ग्रैम टर्नर की। पब्लिश होती है कब? 2003 में। अब एडिशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पब्लिश पहली बार इसी नाम से हुई, मतलब इसी ईयर में हुई। इसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल का बड़ा रोल है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923 बाय कार्ल गुर्नबर्ग। और इसमें कुछ एक फिलोसफर्स, लिंग्विस्ट, साइको एनालिस्ट काफी सम्मिलित है। इनमें मैंने आपको एक तो थियोडर एडर्नो का नाम बताया, मार्क्स हॉक हैमर का नाम बताया, हर्बर्ट मार्क्यूज है, लियो लोवेंथेल है और फ्रेडरिक पॉलेक है। ये कुछ एक नाम इसके अंदर हमने डिस्कस किए। इसके अलावा स्टॉट हॉल और पेडी वेनल ने एक जॉइंट वर्क लिखा जिसका नाम है पॉपुलर आर्ट्स। ये और जो आपका CCCS जो स्कूल है, सॉरी जो इंस्टीट्यूट है, वो एक ही ईयर में क्या होते हैं? ये पब्लिश होता है, वो एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, यहीं तक की बात की थी शायद। ठीक है, अब देखो इसमें एक दो चीजें और हमें लिखते हैं, देखो जरा। अच्छा, एक रोलैंड बार्थीज का वर्क है, रोला बार्थीज का मिथोलॉजीज, पढ़ चुके हैं हम, वो आया 1957 में। उसमें मिथ्स की बात की गई है, कल्चर की। मिथ्स कहां होते हैं? कल्चर में ही तो होते हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये क्या है? मिथ ही तो है, मिथोलॉजी तो है ये। तो इसका जिक्र भी हम कल्चरल स्टडीज में करेंगे। अभी कल्चर को मेन रूप से 3 आधार पर बांटा गया है। देखो, कल्चर में एक तो आपका क्या है? मास कल्चर है। ठीक है, मास कल्चर मैंने आपको अभी भी बताया कि मास कल्चर क्या होता है? कॉमर्शियल पर्पज होता है, लिख लो इसमें। इसका मेन पर्पज क्या है? कमर्शियल पर्पज है। यानी लोग बाग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपना बिजनेस चलाने के लिए। और प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ठीक है, और इसमें तीसरी कंडीशन क्या है? कैपिटलिज्म की बात करता है। किसकी बात करता है? कैपिटलिज्म की।
और दूसरा जो आपका है इसमें वो पॉपुलर कल्चर है, जो मैंने बताया बहुत सारी चीजें जिनका कोई बिजनेस पर्पज नहीं होता, वो जो सोसाइटी के अंदर पॉपुलर होती है लेकिन उनका कैसा पर्पज नहीं होता, कोई कमर्शियल पर्पज नहीं होता। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी पॉपुलर होती है, लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें पॉपुलर होती है, उसका मीनिंग उसी सोसाइटी के लोग जानते हैं। और एक तीसरा होता है सब कल्चर। कुछ लोग कल्चर के अंदर भी एक छोटा सा अपना खुद का कल्चर एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सब कल्चर कहा जाता है। मेन स्ट्रीम से हटके, मेन स्ट्रीम समझते हो ना, एक तो मेन कल्चर है और मेन कल्चर से हटकर जो दूसरी कल्चर का फॉर्मेशन किया जाए, दैट कल्चर इज नॉन एज सब कल्चर। तो आपका एक तो हो गया मास कल्चर, एक हो गया पॉपुलर कल्चर और एक हो गया आपका क्या, सब कल्चर हो गया। तीनों करो नोट डाउन। और कुछ बचा है क्या इसमें? चलो अब देखो इसमें मेन मेन जो हमारे राइटर हैं, एक तो हो गए कौन, होगार्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका रेमंड विलियम्स, ठीक है ना, और तीसरा हो जाएगा आपका स्टॉट हॉल, ठीक है ना, और चौथा है आपका डेविड मार्ले, पांचवें नंबर का पढ़ेंगे हम ईपी टॉमसन, है ना। इनको तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे बताओ आपको समझ में आ गया कि कल्चरल स्टडीज का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, कल्चरल स्टडीज का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से वर्क इसमें मेन इंपोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता, ईच एंड एवरी लाइन इज मैंडेटरी टू बी रिमेंबर्ड, सारी लाइन याद होनी चाहिए। इसमें हमने कोई भी फालतू की लाइन नहीं लिखी है, सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हमने अब तक लिखी। अब हम कुछ एक नोट से टच कर लेते हैं, कुछ एक बातें और नहीं समझ में आ जाएंगी, है ना। देखो मैं लिख देता हूं, रोला बार्थिज का वर्क है या 1957। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी समय किसने वर्क लिखा, बताओ मुझे, रिचर्ड होगार्ट ने, हाँ, यूज ऑफ लिटरेसी, उसी समय निकला। ये क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऐसे है, क्या है, अ कलेक्शन ऑफ एसेज। और ये इसमें किसकी बात करता है, मिथ्स की बात करता है। मिथ्स की चर्चा हमने लास्ट यूनिट में की थी कि मिथ्स क्या होते हैं, मिथ्स कल्चर का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। मिथ्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कल्चर में, इसीलिए जरूरी है। अब देखो हम लाइन टू लाइन नोट से पढ़ते, नोट्स निकाल लो आप वापस लेके बेटा, लिखा ही नहीं, देखिए, a new approach to cultural studies has come in the form of cultural studies, though this approach began in an institutionalized form in the late 50s। तो शुरू कब होती है, लेट 50s में, 1950s के बाद में। इन इंग्लैंड पहली बार शुरू कहां हुई है, ये ब्रिटेन में, इंग्लैंड कह दो, ब्रिटेन कह दो। इट हैज नाउ स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हैज एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। तो पढ़ाई के क्षेत्र में इसको मेन माना गया, एकेडमिक के, एकेडमिक से रिलेवेंट है ये। देयर आर now courses and degrees offered in cultural studies in India and abroad. It has developed into a very diversified area at present। diversified का मतलब है it includes many fields, किसी एक फील्ड की बात नहीं करता है कल्चरल स्टडीज। जैसा वी रॉट इट, हमने लिखा ना, एट प्रेजेंट द नेम हैज कम टू सिग्निफाई नॉट ओनली एन अप्रोच टू लिटरेरी स्टडीज बट ऑल्सो अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। ये लाइन हम लिख चुके हैं, किसने कही ये लाइन, टॉरी, टॉबी 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 करके नाम है, टॉबी मिलर है, टर्नर नहीं है, टर्नर थोड़ी ना, टॉबी मिलर है, टर्नर का तो वर्क है। हाँ, यही चीजें तो कंफ्यूज करती है लिटरेचर में, नाम इतने सारे हैं ना।
लेकिन वो क्या, जब सामने लिखा होता है तो याद भी आ जाता है। देखो अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो चीजें आप भूल भी जाओ एक बार, लेकिन जब वो लिखी आती है ना सामने तो वो चीजें रिकॉल हो जाती है। आपने पढ़ा नहीं है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो, सारे नाम एक जैसे लगते हैं, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, अब सही वाला कौन सा है? आप करते हो नहीं नहीं ये थर्ड वाला सही है, घर आके पता निकल लगता है कि नहीं जो पहले गलत किया था ना वो वाला सही था। ऐसा होता है ना। हाँ। Cultural studies has now also had a great impact on the older disciplines. For example, there are many ways in which this school of criticism has changed the concept of the study of literature, but very broadly speaking, it has introduced two distinct lines of approach. इन दोनों चीजों को अंडरलाइन कर लेना, आगे आ रही है अब आपके सामने। देखो, फर्स्ट है, वन अप्रोच हैज बीन टू स्टडी लिटरेचर। कल्चरल स्टडीज को दो अप्रोच में हमने क्लासिफाइड किया। पहली में तो क्या होता है, टू स्टडी लिटरेचर विद इन द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशन बिटवीन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड द प्रेवलिंग सोशल मटेरियल हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द टाइम इट वॉज रिटन। दो चीजें हैं, एक तो लिटरेरी जो आपका टेक्स्ट है और उस समय का प्रिविलेंट कल्चर, इन दोनों चीजों को जब आप पढ़ते हो कंबाइन करके तो रियलिटी आपको पता लगती है। दूसरा है इज टू एक्सटेंड द स्टडी ऑफ लिटरेचर। क्या करना, लिटरेचर को एक्सटेंड करना बियॉन्ड द ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू इंक्लूड पैम्पलेट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, नॉन रिटन टेक्स्ट एंड इवन कल्चरल फिनोमेनन ऑफ वेरियस काइंड्स। यानी एक में तो आप क्या करते हो, स्टडी करते हो लिटरेचर की और उसको जोड़ते किससे हो, उस समय जब लिटरेचर लिखा गया तो सोसाइटी कैसी थी, मटेरियल बोले तो एज पर मेटेरियलिस्टिक का क्या फर्क था, हिस्टोरिकल क्या था, कौन सी आइडियोलॉजी प्रेवलेंट थी, उन सबको कंबाइन करके देखते हो। और यहां क्या करते हो, आप बियॉन्ड द ट्रेडिशनल आइडियाज से ऊपर लेके जाते हो लिटरेचर को, जो किसका काम करते हैं, ग्रेट वर्क के फॉर्मेशन का काम करते हैं, जिसमें आपके पैम्पलेट भी आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे, नॉन रिटन टेक्स्ट भी आ जाएंगे और वेरियस काइंड के जो अलग अलग कल्चरल जो फिनोमिनन है, जो एक तरीके की आइडियोलॉजी हुई। फिनोमिना क्या होता है, सोसाइटी में जो एक टाइम पर कोई पर्टिकुलर या तो प्रॉब्लम भी हो सकती है या ट्रेंड भी हो सकता है, उसके आधार पर करना। तो ये दो अप्रोच हैं जिनके माध्यम से कल्चरल स्टडीज को बढ़ावा दिया जाता है। इन दिस फॉर्मुलेशन द ओल्डर नोशन ऑफ द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर एज ए डिस्कशन ऑफ द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर कैनोनाइज्ड और इंपोर्टेंट टेक्स्ट नो लॉन्गर होल्ड्स। कल्चरल स्टडीज इज ए न्यू paradigm of English studies throughout the world since the 1970s. Along with the very definition of culture, there was a paradigm shift in the way English studies have been conducted. As English departments across the world gave way to Department of Cultural Studies, as English studies found that their primary concern is the study of culture. यानी मेन क्या है, देखो इंग्लिश स्टडीज फाउंड दैट दियर प्राइमरी कंसर्न, उनका मेन उद्देश्य क्या था, इज द study of culture. For example, when we say we are studying English, in most cases we mean that we are reading English literature. ये हमारा एक कॉन्सेप्शन है। अरे आप ये कहो कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो जनरल आधार पर यही माना जाएगा कि ये इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहा है ना। एंड लिटरेचर इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ कल्चर। और लिटरेचर क्या है, इसीलिए लिटरेचर को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। कल्चरल स्टडीज में लिटरेचर को बढ़ावा देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि लिटरेचर इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ कल्चर। लिटरेचर को क्या माना जाता है, स्टडी ऑफ कल्चर, ओनली द स्टडी ऑफ कल्चर। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो जगह से आता है लिटरेचर, या तो आता है नेचर से या आता है सोसाइटी से। तो सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व करोगे आप, कल्चर को ऑब्जर्व करोगे। और नेचर में क्या करोगे आप, जैसे माउंटेन्स हो गए, फाउंटेन्स हो गए, कोई वुड्स हो गया, बर्ड्स हो गए, जो गॉड की जो चीजें बनाई गई चीजें हैं, जो वो सारी कहां आ जाती है, नेचर में आ जाती है। अच्छा, लिटरेचर के दो, हाँ आर्ट भी से लिटरेचर के दो उद्देश्य हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिटरेचर, कौन बताएगा, लिटरेचर क्यों लिखा जाता है, कौन बताएगा।
नहीं पता? दिव्या, एंड टू लव पीपल। दो ही रीजन है, लोगों को खुश करने का काम करना और लोगों को, क्रिटिसिज्म में पढ़ोगे, क्रिटिसिज्म में खूब बार लाइन आएगी, हाँ वो क्रिटिसिज्म में आएगी। लिटरेचर के दो ही उद्देश्य हैं, टू टीच द पीपल एंड टू लव द पीपल। लोगों को ज्ञान देने का काम करता है लिटरेचर, और लोगों को हंसाने का काम करता है लिटरेचर। लिटरेचर के दो ही मेन उद्देश्य हैं। कल्चरल स्टडीज कंबाइन अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, ये डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं, देखो। कल्चरल स्टडीज कंबाइंस अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल इंगेज्ड क्रिटिकल अप्रोचेज ड्रॉन इंक्लूडिंग, इसमें देखो सीमियोटिक्स भी आ जाएगा। क्या होता है सीमियोटिक्स? सीमेंटिक होता है वो, ये साइन से, साइन और सिंबल से रिलेटेड है। हाँ हाँ, मार्क्सिज्म, फेमिनिस्ट थियरी, इथेनोग्राफी, क्रिटिकल रेस थियरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सोशल थियरी, पॉलिटिकल थियरी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, लिटरेरी थियरी, मीडिया थियरी, फिल्म, वीडियो स्टडीज, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ट्रांसलेशन स्टडीज, म्यूजियम स्टडीज, आर्ट हिस्ट्री क्रिटिसिज्म, टू स्टडी कल्चरल फिनोमेना इन वेरियस सोसाइटीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड। मैंने कहा ना, वो तो हमने कुछ एक वर्ड लिखे हैं। मैंने कितनी बार बताया कि मार्क्सिज्म भी आ जाएगा, फेमिनिस्ट भी आ जाएगा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी आ जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म भी आ जाएगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी आ जाएगा। तो ये तो पूरे जमाने का ही स्टडी है, सोसाइटी है तो सारी चीजें हैं। जिन जिन में कल्चर का रोल होता है वो सारे आते हैं इसमें। अब देखो इनमें सब में देखो कल्चर का, हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? कल्चर से। कम्युनिकेशन कहां होगा? पॉलिटिक्स कहां होगी? सोसाइटी में। तो सारी चीजें एक्चुअल में तो है तो सोसाइटी से रिलेटेड। कल्चरल स्टडीज सीक्स, इसको समझना, टू अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज जनरेटेड, डिसेमिनेटेड, कॉन्ट्रास्टेड, बाउंड अप विथ सिस्टम्स ऑफ पावर एंड कंट्रोल एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर विद इन अ पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन ऑफ कंजंक्शन। यानी मीनिंग किस तरीके से अपने फॉर्म को चेंज करता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट चलते चलेंगे, वो जुड़ता चलेगा, एड ऑन होता चलेगा। एड ऑन तो समझते हो ना, आप चीजों को उसमें क्या करते जाते हो, हटाते जाते हो, लगाते जाते हो, हटा जाते जाते, लगाते जाते हो। आप कुछ चीजों को भूलते हो, कुछ चीजों को सीखते हो। स्टडीज में तो यही करना होता है कि पहले तो करना होता है अनलर्न और फिर करना होता है लर्न। बीएड अगर आप कोई कर रहे हो तो आपको मेथड में पढ़ाया जाएगा कि व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू तो फर्स्ट अनलर्न। माइंड में जो चीजें है ना, जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, अच्छा पढ़ाई में भी कूड़ा कचरा होता है, समझना मेरी बात। कुछ चीजें हमने ऐसी सीख ली होती है जो जीवन में कभी काम नहीं आई और नहीं आएंगी, और आपको नई चीजें अगर सीखनी है तो वो कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेंगी। अच्छा पुराना ज्ञान जो है ना, प्रीवियस नॉलेज, वो बैरियर का काम भी करता है और वो सपोर्ट का काम भी करता है। अब डिपेंड ऑन यू, आपने किस प्रकार का ज्ञान ले रखा है। अगर ज्ञान अच्छा है तो वो सीडी के रूप में काम करेगा, आपको नए नॉलेज में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और कुछ बातें ऐसी सीख ली होती है कि वो बैरियर का काम करती है, बार बार आप कहेंगे नहीं, मन कहेगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने वहां ऐसे पढ़ा हुआ था, अब आप ऐसे पढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करता है, तो वो बैरियर का काम करता है। कल्चर इज नॉट ए थिंग और इवन ए सिस्टम, इट इज ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, प्रोसेसेस, mutations, practices, technologies, institution, out of which things and events are produced to be experienced, lived out and given meaning and value to in different ways within the unsystematic network of differences and mutations from which they emerge to start with. अब देखो इसका origin कहाँ से, उसमें तो मेन बात है जो मैंने थी वो बता दी आपको। अब देखो origin and progress of cultural studies. It is almost universally recognized that the discipline of culture studies developed out of the work of a cluster of scholars who conducted, इसीलिए मैंने आपसे कहा, I told you many times, the institute having name CCS, this is the Foundation Institute of Cultural Studies. देखिए जरा, it is almost universally recognized that the discipline of cultural studies developed out of the work of a cluster of scholars who conducted research and published books
एंड पेपर्स फ्रॉम, इस इंस्टीट्यूट के जितने भी स्कॉलर्स थे उनकी किताबें, उनके रिसर्च पेपर, उनकी मैगजीन, उनके जर्नल्स, ऑल आर मैंडेटरी टू रीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल स्टडीज। तो देखो नाम आया हुआ है, पेपर्स फ्रॉम द सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इन ग्रेट ब्रिटेन। अंडरलाइन कर लो इसको, यहां भी अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहेगा। However, the CCCS at Birmingham actually brought together in a formal way ideas and critical attitudes that had been developed by a wide range of critics and writers from a number of different discipline and ideological position। ऐसा नहीं था कि एक ही आइडियोलॉजी और एक ही डिसिप्लिन, बोले तो सेगमेंट के थे, अलग अलग थे, मार्क्सिज्म थे। अरे ये बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, जैसे फॉर्मलिज्म हो गया, जैसे क्वीर थियरी हो गया, जैसे पोस्ट कॉलोनियल हो गया, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। तो ये अलग अलग है, अपने आप में एक डिसिप्लिन, सब इसमें आएंगे, सबका स्टडी कल्चरल व्यू के, मतलब आप जब कल्चरल टेक्स्ट को पॉलिटिकल वे पर एनालिसिस करते हो और इसमें एक फील्ड नहीं है, इसमें ओवरऑल सारे फील्ड इंक्लूड हो जाएंगे। जहां जहां कल्चर की बात होगी वहां वहां कल्चरल स्टडीज की बात होगी। तो सिंपल सी बात है। तो डिसिप्लिन का मतलब किससे है? एक फील्ड से। तो मार्क्सिज्म का अलग फील्ड है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का अलग फील्ड है, फेमिनिस्ट का अलग, देख सब अलग अलग बातें करते हैं कि नहीं करते? थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है? थ्योरी का यूज यही तो है कि थ्योरी में आपने अलग अलग सेगमेंट की बात की, अलग अलग फील्ड की बात की है, वो डिसिप्लिन है। इंटरडिसिप्लिनरी तभी तो कहा एक दूसरे से रिलेट तो करेंगे सारे, वो कल्चरल स्टडीज में इंक्लूड है। देखो, कल्चरल स्टडीज अपीयर्ड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1950s आउट ऑफ द लेविसिज्म। ये अंडरलाइन कर लो। जो रिचर्ड होगार्ट हैं वो किससे प्रभावित थे? नोट्स में भी लिख लेना, किससे प्रभावित थे? FR लेविस से प्रभावित थे। अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी स्टडीज नेम्ड आफ्टर FR लेविस, इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर। तो कल्चरल स्टडीज अपीयर्ड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1950s आउट ऑफ लेविसिज्म। तो ये जो कल्चरल स्टडीज है ना, ये कहां से निकला है? लेविसिज्म से। और लेविसिज्म किसके आइडियाज पर बेस्ड है? FR लेविस के आइडियाज। लेविसिज्म वॉज एन अटेम्प्ट टू रीडिसेमिनेट, वापस चीजों को बांटने का काम करना है। व्हाट इज नाउ कॉमनली कॉल्ड आफ्टर पियर बॉडी कल्चरल कैपिटल, दो दिस इज नॉट हाउ इट सॉ इटसेल्फ। यानी इसको इसने क्या कहा? कल्चरल कैपिटल। उसी को रीडिसेमिनेट करना है। किसका मतलब? लेविसिज्म। ये भी नाम है राइटर का, उनका वर्क है ये, मतलब एक टर्म है इनकी, क्या? कल्चरल कैपिटल। अंडरलाइन कर लेना है भी, इसका जिक्र भी कर लेंगे हम। Lewis wanted to use the educational system to distribute literary knowledge and appreciation more widely. लेविस क्या करना चाहते थे? लेविस चाहते थे टू यूज द एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन का जो पूरा की पूरा एकेडमिक जो है उसको यूज करना चाहते थे। क्या करने के लिए? लिटरेरी नॉलेज को एक्सटेंड या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड एप्रिसिएशन मोर वाइडली, ताकि इसको सभी लोगों तक क्या किया जा सके? पहुंचाया जा सके। टू अचीव दिस द लेविसाइट्स आर्ग्यूड फॉर ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड कैनन, डिसकार्डिंग मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल वर्क लाइक दोज ऑफ जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ फॉर इंस्टेंस। तो वो क्या करना चाहते थे कि इनके वर्क को क्या कर, डिसकार्डिंग मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल वर्क, इनको डिस्कार्ड करने का मतलब इनके जो इन्होंने जो एक तरीका कॉन्सेप्ट दिया ना उससे बाहर करने का काम करना चाहते थे। Instead, they primarily celebrated works directed towards developing the moral sensibility of readers, such as the works of Jane Austen, Alexander Pope, George Eliot,
द ग्रेट ट्रेडिशन। इनके वर्क को, इनको फॉलो करो, इनको छोड़ो, मॉडर्न को छोड़ो, आप कहां जाओ, जो आपके क्लासिकल हैं उन पे जाओ, जो नियो क्लासिकल है उन पे जाओ। लेविसाइड्स फियरसली इंस्टिटेड दैट कल्चर वाज नॉट सिंपली अ लेसर एक्टिविटी। क्या कहते हैं देखो, कि जो आपका कल्चर है ना, वो कोई आराम की चीज नहीं है। लेसर का मतलब क्या होता है, कंफर्ट से, कि इट इज नॉट अ कंफर्टेबल स्टडी। रीडिंग द ग्रेट ट्रेडिशन वॉज रादर अ मीन्स ऑफ फॉर्मिंग मैच्योर इंडिविजुअल विथ ए कॉन्क्रीट एंड बैलेंस्ड सेंस ऑफ लाइफ। अगर आपको किसी महान, यानी आपको कोई सिविलाइजेशन की स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक डीपली, you have to work hard to understand the concept and the meaning of the particular civilization। उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उनको अगर समझना है, जैसे आपको मोहनजोदाड़ो की बात करनी है, उसको समझना है, उसकी कल्चर को समझना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सामने रखी हुई है समझ लोगे आप। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तो एक एक चीज को ढूंढ पाओगे आप माइन्यूटली। ऐसा तो है नहीं कि खुदाई हुई और उसमें ऐसे कैसे लिखा मिल गया कि यहाँ ऐसे रहते थे। उन्होंने क्या किया, सेंस ही तो फील किया, उन्होंने उसको सेंस ही तो किया। जैसे कोई भी जो ज्योग्राफी या ज्योग्राफिस्ट है, सब जो मेरी बात, जियोलॉजिस्ट है, तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट में बहुत ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप में बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई शिलालेख है, शिलालेख समझते हो, शिलालेख जैसे कोई राजा क्या किया करते थे कि खंबे जो होते हैं ना, इनके ऊपर क्या करते थे, वो हथौड़ी से, उससे एक छेनी टाइप की आती है, उससे अपना नाम लिखवाते थे, और वो शैली भी दूसरी हुआ करती थी। वो शैली भी आज की भाषा तो है नहीं है, अगर उसको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो फिर भी नहीं है। जितने भी आपको आज शिलालेख मिलते हैं उनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि वो उस सदी के भाषा, अब की भाषा और उस सदी की भाषा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि कल्चर वॉज नॉट सिंपली अ लेसर एक्टिविटी, रीडिंग द ग्रेट ट्रेडिशन वॉज रादर अ मीन्स ऑफ फॉर्मिंग मैच्योर इंडिविजुअल विथ ए कॉन्क्रीट एंड बैलेंस्ड सेंस ऑफ लाइफ। उसको जिंदगी को समझने का उसके अंदर सेंस होना चाहिए। एंड द मेन थ्रेट टू दिस सेंस ऑफ लाइफ केम फ्रॉम द प्लेजर ऑफर्ड बाय सो कोल्ड मास कल्चर। ये मास कल्चर वाले हैं ना, ये सेंस की बात तो करते ही नहीं है, इनको तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये किसी भी कल्चर को बिगाड़ सकते हैं। मास कल्चर नेगेटिव कैनोटेशन है। मास कल्चर कैसा इफेक्ट डालता है, नेगेटिव, बिकॉज ये सीधे सीधे प्रॉफिट की बात करता है कि ये उसी को चीज को फॉलो करेंगे जहां प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हर जगह आपको नहीं मिल सकता। प्रॉफिट में नेगेटिविटी फैलती है, उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। हाँ, लेकिन पॉपुलर कल्चर जो है वो पॉजिटिव की बात करता है, वो भी लिख लेना चाहे तो ये मास कल्चर तो नेगेटिव है और पॉपुलर कल्चर कैसा है, पॉजिटिव है। इन द लेविसिज्म was very much in the tune with what cultural studies has come called the social democratic power block which dominated post-war Britain। देखो, लेविसिज्म उसी चीज से मतलब अपनी धुन मिलाता था, धुन का मतलब वही आइडियाज की बात करता था। व्हाट कल्चरल स्टडीज हैज कम टू कॉल द सोशल डेमोक्रेटिक पावर ब्लॉक, और जिसने पूरे की पूरे ब्रिटेन को, मतलब इस कॉन्सेप्ट ने पूरे की पूरे ब्रिटेन को क्या कर रखा था, अपने अंडर कर रखा था। कल्चरल स्टडीज फर्स्ट इमर्ज एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ ब्रिटिश कल्चरल एनालिसिस, बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द वर्क ऑफ रेमंड विलियम्स हुज कल्चर एंड सोसाइटी। अब देखो, ये इसमें पूरा एरिया कौन सा है, 1970-80 से लेके 1950, लेकिन पब्लिश कब हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, उस पर लिख लो, ये नोट्स में अंडरलाइन कर लो, नोट्स में एक एरो लगा के कर लो, नोट्स में कर लो कि इस वर्क में बात कब से कब तक की होती है, 70-80 से लेके 1950 तक की, और पब्लिश कब होता है। हाँ, और इनका एक वर्क और लिख लेना, द लॉन्ग रेवोल्यूशन, ये भी वही लिख लो, रेमंड, हाँ,
द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961। अरे जैसे ये नोट्स हैं, नोट्स में लिखो, यहां तो लिखा ही हुआ है, देखो या जैसे कहा गया मैथ्यू आर्नोल्ड, ये ना कल्चर एंड सोसाइटी, तो यही एक डाल के और लिख लो इसके नीचे, तो एक साथ हो जाएंगे। क्या नाम है? द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961 मार्क्स द डिसिसिव। डिसिसिव क्या होता है? निर्णायक, मतलब सबसे ज्यादा इसकी क्या रही, मतलब निर्णायक का मतलब ये है कि मतलब इससे कल्चरल स्टडीज की एक्चुअल में शुरुआत हो गई। पॉइंट एट विच एंड अर्नोल्डियन, बोले तो मैथ्यू आर्नोल्ड, of culture as a coherent and self-regulating tradition of serious artistic achievement cut off from historical conditioning undergoes a radical transformation। तो मतलब आर्नोल्ड ने जो आइडिया ऑफ कल्चर दिया है 2 वर्क के अंदर, वो दोनों वर्क मैंने आपको लिखवा दिए है ना, हाँ तो ध्यान रखना। हाँ, these work were revolutionary in that they sought to analyze culture by way of a concept of totality that had been renewed by the new ways of conceiving the relationship between base and superstructure। इन दोनों के बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करके, मतलब दोनों अगर कंबाइन होते हैं तो फिर क्या कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? टोटलिटी बनता है। आगे डिस्कस भी कर लेंगे टोटलिटी को, अलग से मैं लिख कर करवा दूंगा टोटलिटी। प्रेजेंट अप्रोच क्या है कल्चरल स्टडीज को लेके? देखो जरा, at present cultural studies is a vibrant and developing field. It has developed into newer approaches such as cultural materialism। अब इसको अंडरलाइन कर लो, ये टर्म किसकी है? रेमंड विलियम्स की। एंड ऑल्सो मूव्ड आउट ऑफ इंग्लैंड इनटू ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। और इसके पहले तो ब्रिटेन में हुई और आज तो पूरे वर्ल्ड में ही है, और ब्रिटेन के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद कहा? ऑस्ट्रेलिया। In India, there is much work being done which can claim its lineage to this form of scholarship. There has been increasing interest in popular forms of culture of text rather than literature, है ना? And of the relationship between culture and social dynamics। और dynamics भी कौन सा? political। The national variation of cultural studies have naturally reflected the concern of society which have produced them। Thus we find Michael Sprinkler lamenting the loss of the political age of cultural studies in the United States where the professionalization of academic is the most pronounced। तो ये तो मतलब कहाँ की बात करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। There are journals for research to publish their articles in order to get tenure, courses for students to take, and culture studies become just another discipline in huge enterprise of academia। The questioning of institutions, including educational ones, has largely been hijacked, and cultural studies has virtually without exception become a way of pursuing traditional mode of literary study by another name। In India, cultural studies has by and large retained its sharp political and indeed polemic edge। This collection includes a number of essays by Indian scholars which analyze a wide variety of cultural phenomena। While there is undoubtedly a debt to Western scholarship, there is also a gradually developing discipline of culture studies in India which is beginning to get recognition at some major universities and institutions in India। Palabi Chakravarti's essay on the history of Kathak in Calcutta analyzed the ways, ये अंडरलाइन कर लेना, इंडियन है ये ना, in which cultural tradition were and indeed still are made to fit into the requirements of the particular historical movement। Kathak itself become an important signifier of ideological position of gentry classes। कथक समझते हो ना? हाँ, द ब्रिटिश रूल, मतलब एक एलाइट फैमिलीज का वो बुलाते थे, डांस करवाते थे। देन इवॉल्व इनटू ए रेस्पेक्टेबल क्लासिकल डांस फॉर्म इन मॉडर्न इंडिया थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स। अब ये भी तो कल्चरल स्टडीज का ही तो हिस्सा है क्या? कथक डांस आज एक क्लासिकल फॉर्म है, इसको एक अच्छा खासा रेप्यूटेशन मिला हुआ है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली हुई है इसको। पहले क्या था? सोसाइटी का हिस्सा था, इसको बढ़ावा दिया गया, है ना, और आज क्या है? ये एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है।
We also find a space for study of hitherto unheard voices like those of women, Dalit and other marginalized communities, because much of cultural creation of such groups has been outside the realm of officially recognized culture. We find an interest in the alternative modes of culture such as lifestyle, cultural tradition, other phenomena, rather than on books, writing or other tradition form, then take a dismissive attitude to everyday cultural practice, cultural studies, and try to understand this phenomena in more sympathetic ways. There are many cultural forms that look at the male entry into urban life as symbolic of his entry into modernity. There are very few that takes the women's experience into consideration. तभी तो फेमिनिस्ट व्यू की बात होती है इसमें, क्योंकि महिलाओं के जो भी वर्क थे या उनकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज थी उनको ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं दी जाती थी, अब दी जाने लगी है ना। फेमिनिस्ट थियरी में किसकी बात करते हैं? द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। वर्जीनिया वुल्फ किसकी बात करती है कि वो जो द डार्क रूम, वंस डार्क रूम, ऐसा कुछ वर्क है ना, डार्क करके भी था ना कुछ एक, हाँ ऐसे ही है वो। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, अरे एक डार्क करके भी है, वर्क है। हाँ उसी का शायद पूरा वो है, देख लेते हैं ना, इतना कंफ्यूजन क्यों। एक तो है अ रूम ऑफ वंस ओन, डार्क का कुछ ऐसा बात की, चलो ठीक देखेंगे बात क्या है, लिखवाया हुआ है आपको। हाँ चलो ठीक है, चलो दिस इज ए फैमिलियर ट्रॉप इन मेनी कमर्शियल हिंदी फिल्म्स वेयर द रस्टिक कम्स टू द बिग सिटी। देखो इसको समझो, देखो हिंदी फिल्म के अंदर किस तरीके से कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। दिस इज ए फैमिलियर ट्रॉप इन मेनी कमर्शियल हिंदी फिल्म्स वेयर द रस्टिक कम्स टू द बिग सिटी। एक ग्रामीण व्यक्ति है जो कहाँ आता है, एक मेट्रो सिटी में आता है, यूजुअली बॉम्बे। जनरली आप जितनी भी मूवीज देखो सब में जो फिल्म का सेंटर है वो क्या बताया गया है, बॉम्बे बताया गया है। द मोस्ट मॉडर्न सिटी इन इंडिया एंड दीज फिल्म्स रिकाउंट द रस्टिक्स इंटरेक्शन विद द सिटी। क्लासिक लाइक सत्यजीत रेज Apu's trilogy also dealt with this physical and metaphorical journey, yet perhaps because in India modernity itself is seen as a desirable male attribute, these narratives are all about male experiences। और सब में किसको मतलब प्रेफरेंस दी गई है, मेल को प्रेफरेंस दी गई है, मेल डोमिनेंट है। द फीमेल इज एट लीस्ट ऑन अ आइडियोलॉजिकल प्लेन लेफ्ट टू इम्बॉडी द विर्च्यूज ऑफ ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशन से उसको दूर रखा गया। दिस इज एन आर्क टाइप दैट इज रिपीटेड इन काउंटलेस नैरेटिव्स। आर्क टाइप क्यों है? क्योंकि महिलाओं को सेम ही रोल मिलता है, मूवीज कोई सी उठा के देख लो। आर्क टाइप क्या है? जो बार बार रिपीट होता रहे सोसाइटी में, वही तो है, मिथ मान के तो उसको करते हैं। जैसे आप कोई भी हिंदी मूवीज ले लो, कोई भी उठा लो आप, सब में जो हीरोइन होगी ना उसका रोल करीब करीब सेम मिलेगा, देख लो आप। नहीं डिफरेंट, अच्छा नोवेल की बात कर रहे हो, तो वो छोड़ो, अभी अभी इसकी बात करो। डार्क करके उसका भी कुछ है शायद, वर्जीनिया वुल्फ, वर्क तो उसका रेफरेंस होगा कुछ ऐसा कुछ। अभी देखो तो हिंदी फिल्म के अंदर क्या किया जाता है कि सेम रोल मिलेगा आपको मूवीज के अंदर, मोस्ट ऑफ मूवीज के अंदर वही है, उसको प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, मतलब फिर उससे या तो वो विलन की लड़की होगी, जो हीरोइन होगी वो किसकी होगी, जो मेन जो विलेन होगा उसकी लड़की होगी, तो सेम वही रोल है बस उसका इतना सा। तो वो क्या आर्क टाइप ही तो है, वो सेम रोल है, बार बार रिपीट हो रहा है वो। That is repeated in countless narratives. My broad attempt
then has been to resist the isolation of literature as a discrete object of inquiry and return it to its generative matrix, the interaction of formal element, ideological ensembles and social processes. Cultural studies in India is yet to develop fully into a separately defined discipline, but even without such institution and disciplinary structure, the work of a number of scholars can definitely be considered as work within the rubrics of cultural studies. तो इसमें बाकी तो जो मेन है वो तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो ये तो इसके बारे में पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, तो एक बार डिटेलिंग आप ये जो आज पढ़ रहे हो ना, ये एक बार घर जाके पढ़ लेना, है ना। वैसे तो मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखे हैं, वर्क तो देखो ना, इसमें देखो कौन कौन से वर्क है मेन। एक तो ये ध्यान रखना, पलाबी चक्रवर्ती का ऐसे है ऑन हिस्ट्री ऑफ कथक इन कैलकाटा, जो कथक को किस तरीके से मिला। अब कल्चर की डेफिनेशन और देख लेते हैं एक बार, है ना। अब की बार तो फॉन्ट सही है ना, दिखने लायक है। ये मैंने सेट करता हूं जब तो रहता है ठीक। अब देखो इसमें आगे चलोगे ना तो एक एक राइटर मिल जाएगा आपको। देखो जैसे देखो ये रहा रिचर्ड हॉगर्ट हो गया, देखो आप ओपन करो, देखो रिचर्ड हॉगर्ट के बाद आता है वॉल्टर बेंजामिन, बड़ा नाम है। स्टॉट हॉल हो गया, रेमंड विलियम हो गया, और रोलेन बार्थी हो गया, और मार्क्सिज्म, और उसके मतलब कुछ एक चीज और है, और कुछ एक राइटर्स मैं आपको एडिशनल बोर्ड पर लिखवा दूंगा। इसमें बाकी ये सबके बारे में दिया हुआ है, सभी देखो टोटल वो सारे आए हुए हैं इसमें। हा? इतना तो ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो और भी छोटा ही है। ये तो मैं इसमें देखो लास्ट में जाओ, सबसे लास्ट में इसमें शानदार चीज जो मैंने ऐड की है, ग्लॉसरी। इस ग्लॉसरी में आपका पूरा जीस्ट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो रटा हुआ होना। लास्ट में चलो देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो अभी बात कर रहे थे ना, बेस और अभी टोटलिटी की बात कर रहे थे हम। कैनन और कैनोनाइजेशन क्या होता है, पेज नंबर निकालो 38, पेज नंबर डला हुआ इस बार, सारा कुछ सही है इस बार, है ना। कैथारिसिस क्या होता है, डेरिडा ने किस चीज की बात की है, हेजेमनी क्या है, सेक्स जेंडर क्या है, इनलाइटनमेंट क्या है, यूरोसेंट्रिज्म क्या है, हेजेमनी क्या है, लोगोसेंट्रिज्म क्या है, लॉगस क्या है, मेटा नैरेटिव क्या है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या है, मॉडर्निज्म क्या है ना। निसेस जो राइटर है उनके बारे में भी है। पैट्रियार्की क्या है, फेलोसेंट्रिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन, मेटरलिज्म, पावर, पॉपुलर कल्चर, टेक्स्ट एंड रीडर, सब्जेक्टिविटी एंड आइडेंटिटी, एंटी एसेंशियलिज्म, आर्टिकुलेशन, आर्किटेक्चर, बाइनरी अपोजिशन, ब्रिकोलेज, क्लास कॉन्शसनेस, काउंटर कल्चर, एपिस्टेम, इथोसेंट्रिसिज्म, इंटरटेक्चुअलिटी, मास मीडिया, फेनोमेनोलॉजी और प्रोलेटेरिएट्स। तो इसमें क्या है, आपका क्रिटिसिज्म मतलब थ्योरी भी आपकी रिकॉल हो जाएगी और ये सारा रिकॉल हो जाएगा, और इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में फंस जाएंगे, क्योंकि ये फ्रेज है सारी की सारी। ऐसा कुछ उसमें भी दिया है, हाँ फ्रेज आती, अरे फ्रेज तो आती फिक्स है, फ्रेज तो आएगी कि ये फ्रेज किसने कॉइन की थी, या फिर फ्रेज का नाम पूछ लेगा कि इन्होंने कौन सी फ्रेज कॉइन की थी। हाँ वो जो एरिस्टोटल है उन्होंने उसके वो बताए थे ना, कितने 6, 5 या 6। अभी जब हम क्रिटिसिज्म शुरू करेंगे तो उसमें सारा पढ़ लेंगे। जैसे कई सारे पार्ट है उसमें, मीथोस है, प्लॉट को कहा गया है, स्टोरी कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट का, सारी बातें बताई। देखो अब डेफिनेशन देखो, there are many definitions of culture which exist in the world. We are merely focusing the notion of culture as it is done in the western academic world and which is today known as cultural studies. सबसे पहले किसकी है, एडवर्ड सईद, सुना है नाम, दिव्यांग नहीं सुना, आई नहीं ना पढ़ में, एडवर्ड सईद का नाम, ये किसमें है, बड़ा नाम है किसमें, लिटरेरी थ्योरी का बड़ा। हाँ उन्होंने कहा कि कल्चर इज यूज टू डेजिग्नेट नॉट मियरली समथिंग टू विच वन बिलोंग बट समथिंग दैट वन पजेजेज, उससे संबंधित नहीं उसके पास कौन कौन सी चीजें हैं, एंड अलोंग विद दैट प्रिएटरी प्रोसेस कल्चर also designates a boundary by which the concept of what is
एक्सट्रांजिक और इंट्रांजिक टू द कल्चर कम्स इनटू फोर्सफुल प्ले, दोनों की बात करता है। एक्सट्रांजिक और इंट्रांजिक का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे मोटिवेशन दो प्रकार का होता है ना, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मोटिवेशन कौन सा है? इंट्रांसिक, मतलब खुद से, और वही काम का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से मोटिवेशन का होता है? 90%। 90% आप खुद से प्रेरित होते हो और 10% आप बाहरी दुनिया से होते हो। वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है। आपने सपोज करो कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका वीडियो देखा, आपको जब तक वो वीडियो चलेगा ना तब तक तो ऐसा लगेगा बस दुनिया को बदल दूंगा मैं। अब जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, बस पलट दूंगा इस दुनिया को। अब वो जैसे ही बंद होता है तो आपको बाहरी वातावरण दिखाई देता है, तो आप उसमें क्या है कि उसमें आप उसको अडेप्ट करोगे, तो वो चीजें तो छूट गई। लेकिन आपकी कंडीशन, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये आप ही जानते हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। रेमंड विलियम्स का देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर बिकम अ नाउन ऑफ इनर प्रोसेस स्पेशलाइज्ड टू इट्स presumed agencies in intellectual life and the arts. It becomes also a noun of general process specialized to its, ये तो बार वही हो गया नहीं, configurant in whole ways of life. It plays a crucial role in definition of the arts and the humanities from the first sense. It played an equally crucial role in definition of the human sciences and the social sciences in the second sense. इसके बाद ग्रीन ने भी लिखा है इसके बारे में, कल्चर कैन बी डिफाइंड एज ए जनरल प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक डेवलपमेंट, अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा इसको क्या? पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। किसने? ग्रीन ने। वेदर ऑफ ए पीपल और ए पीरियड, ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल, द वर्क्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पेशली आर्टिस्टिक एक्टिविटी। रॉ कहते हैं कि कल्चरल कंसिस्ट ऑफ लर्निड एंड शेयर्ड सिस्टम ऑफ मीनिंग एंड understanding communicated primarily by means of natural language. These meanings and understandings are not just representation about what is in the world, they are, देख लेना आप, इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, मतलब ये तो डेफिनेशन है, मेन तो मैंने बता दिया आपको, फिर भी एक बार देख लेना। कल्चर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, ये भी देख लो एक बार, इसका ओरिजिन का बारे में बात की गई है, कहां से आता है। हाँ, ये किससे निकला हुआ है? कल्चर एक शब्द है, ये भी कल्चर ही है, जर्मन वर्ड है KUL। जैसे देखो क्वालिटी की स्पेलिंग में क्या लिखता हूं, लेकिन कई जगह आपको ये भी देखने को मिल रहा है, ये भी ठीक है, अमेरिकन में यूं ही लिखता है, हाँ, ब्रिटिश में यूं लिखता है। अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क ये भी है, जैसे आप एक तो ये लिखोगे, कौन सा गलत है? दोनों ही सही है, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश, दोनों ठीक है। हाँ, दोनों ठीक है, सेम नहीं है, ये ई से शुरू है, या आई से शुरू है, तो आप तो सिंपल समझो कहां से लिखा है, KULTUR से, और इसका मतलब क्या होता है? ग्रोइंग। कल्चर इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी मीन्स नॉलेज, it is the knowledge about humanity which is learnt or acquired but not inborn। देखो कल्चर जो है वो इनबॉर्न नहीं होता, उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब उसका फॉर्मेशन होता है, आप उसे क्या करते हो? एक्वायर करते हो। आपने एक शब्द सुना होगा लैंग्वेज एक्विजिशन, सुना क्या मैंने लिखवाया आपको? एक तो होता है लैंग्वेज लर्निंग, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। जो हम पढ़ते हैं वो तो लैंग्वेज लर्निंग है, और जो ऑटोमेटिकली हम कल्चर से ले लेते हैं वो एक्विजिशन है। तो कल्चर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एक्विजिशन है। कल्चर को क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है, दैट इज नॉट इनबॉर्न, ये हमें जन्मजात नहीं होता। इसीलिए अलग अलग कल्चर के लोगों की क्वालिटीज अलग अलग होती है। हम जब पैदा होते हैं तो हम मेल और फीमेल होते हैं, और हमें आदमी और औरत कौन बनाता है? सोसाइटी बनाती है। सेक्स कैसा कॉन्सेप्ट है? बायोलॉजिकल। और जेंडर कैसा कॉन्सेप्ट है? सोशल।
सोसाइटी बनाती है हमें कौन? मैन और वुमन। लड़की लड़का का कॉन्सेप्ट कौन रखता है? सोसाइटी। नहीं तो वो बाय सेक्स, एक तो मेल है और एक फीमेल है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमने खूब पढ़ा है उसमें, लिटरेरी थियरी में यही बात की है पूरे में। एडवर्ड टेलर हैज गिवन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल definition of culture as culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law। ये अंडरलाइन कर लेना इसकी डेफिनेशन, ओल्डेस्ट डेफिनेशन है कि इसमें नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, custom and other capabilities and habit acquired by man as a member of society। यानी एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जो इन चीजों को एक्वायर करता है और वो चीजें जो दिखाई देती है, दैट इज नॉन एज कल्चर। It suggests that culture includes tools, weapons, fire, agriculture, animal domestication, metallurgy, writing, the steam engine, glasses, airplane, computer, penicillin, nuclear power, rock, roll, video games, designer, genes, religion, political system, subsistence pattern, science, sport, social organization। कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा ही ले लिया कि भाई जो सोसाइटी में। अब आप इसका सिंपल एक जिस्ट निकालो कि जो सोसाइटी से रिलेटेड है वो कल्चरल स्टडीज में आएगा। और सोसाइटी से रिलेटेड कौन है? मैं हूं, आप सब सोसाइटी से रिलेटेड है। और हम जो भी काम करेंगे या हम जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो भी काम किया गया वो सारा कहां आएगा? कल्चरल स्टडीज में आएगा। फॉर टेलर कल्चर इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यही बात कही है ना, ह्यूमन जो जो एक्टिविटी करेगा वो कल्चरल स्टडीज में आएगा। फ्रॉम द फाइन आर्ट टू पॉपुलर एंटरटेनमेंट, फ्रॉम एवरीवेयर बिहेवियर टू द डेवलपमेंट ऑफ, इसमें छोड़ दिया इन्होंने, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो थक गया क्या? आज तो तुमने फर्स्ट पेपर भी नहीं पढ़ा। 1 मिनट। इसमें बिहेवियर टू द डेवलपमेंट ऑफ, पढ़ लो एक बार। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इट इंक्लूड प्लान्स, रूल्स, टेक्निक्स, डिजाइन एंड इवन द पॉलिसीज मेड फॉर बेटर लिविंग। तो यहां तक तो आज कर लेते हैं, कल हम इसके फीचर्स देख लेंगे, है ना। और फिर हम एक एक राइटर को पहले तो मैं पढ़ा दूंगा और फिर आपको टेक्स्ट में नोट्स भी लिखवा दूंगा कि ये याद करना है। अब इसमें क्या है देखो, आप समझो, इसमें मैंने आपको पहले लिखवा दिया एग्जाम के पॉइंट से, तो वो काफी है, वो लिखवा दिया, ठीक है, बहुत है वो एग्जाम के। लेकिन इससे पढ़ने से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको जो पूरी थियरी है वो समझ में आ जाए। हाँ ले लेना एक बार, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार एक कॉन्सेप्ट का पता लगाना, कल्चरल स्टडीज क्या है। अभी तक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट डू यू हैव एनी आइडिया कि कल्चरल स्टडीज क्या है? कोई आइडिया नहीं है। अब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वी आर मेकिंग अ कॉन्सेप्ट अबाउट स्टडीज, और वो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी। नोट्स को भी थोड़ा बहुत सही तरीके से कर दिया, और मोस्ट हमारा जो ध्यान रहेगा ना वो लिखने पे रहेगा। समझ गए मेरी बात? ये नोट सही है। और दूसरी मेरी बात, लिखने पर ज्यादा ध्यान देंगे हम। फिर भी कह रहा हूं मैं, लिखकर पढ़ते हैं ना तो याद जल्दी होता है, इसीलिए थोड़ा सा लिखेंगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और